हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज पहला दिन है हमारा 12th क्लास का, राइट। तो चलिए देखते हैं, पूरे जोश और होश के साथ आप लोग आज आए हैं, राइट। जिस एनर्जी के साथ आए हो ना, एंड तक उसी एनर्जी के साथ बने रहना, तभी टेक पाओगे, अदरवाइज हालात ख़राब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हालात ख़राब नहीं करने, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ना है। करें शुरुआत। चलिए, तो 12th क्लास की फिजिक्स की अगर हम लोग शुरुआत करें तो 12th क्लास की फिजिक्स को हमने टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 4 पार्ट में, जिसमें से एक पार्ट है विद्युत, दूसरा पार्ट है चुंबकत्व, तीसरा पार्ट है हमारा प्रकाशिकी, जिसे हम लोग ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं, और चौथा पार्ट है हमारा आधुनिक भौतिकी, जिसे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं। क्लियर। इन 4 पार्ट में आपकी पूरी फिजिक्स को बांटा है। इसमें सबसे लेंथी पार्ट जो है वो ये है, विद्युत और चुंबकत्व, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक आपका विद्युत और चुंबकत्व चलता है, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपना चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1। क्या शुरू करने जा रहे हैं हम लोग? यूनिट नंबर 1। इससे पहले कि मैं यूनिट शुरू करूं, मैं आप लोगों को एक बात बहुत क्लियर बता दूं। आप लोग अगर इन वीडियोस का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, सही यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके हाथ में नोट्स का पीडीएफ हो, राइट। वैसे पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक में डाल दूंगा, राइट, पीडीएफ नोट्स। बाकी का आप सबके पास पीडीएफ नोट्स होने चाहिए। उससे क्या होगा, मैं यहाँ पर जैसे जैसे करके एक एक दो दो डेफिनेशन पढ़ाता जाऊँगा, मैं आपको बोलूँगा अब आप इसे अपने नोट्स में पढ़ें। तो उस मोमेंट पे आप वीडियो को पॉज करें और उस चीज़ को वहीं के वहीं पढ़ लें, तो चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी। क्लियर। तो चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 1, और यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत। क्या नाम है? स्थिर विद्युत। और चैप्टर नंबर 1 है हमारा, अध्याय 1, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। काफ़ी सारे बच्चे मैंने देखा है कि वो यूजुअली यूनिट और चैप्टर में फ़र्क नहीं समझ पाते। तो भाई फ़र्क समझ में आना चाहिए। यूनिट का मतलब होता है यूनिटी, और यूनिटी का मतलब होता है एकता। एक एक करके अगर काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ जुड़ जाएं तभी तो एकता होती है। एकता कब होगी? जब एक एक करके काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, तभी तो यूनिटी बनेगी। क्लियर। तो एक एक करके जो समूह बनता है उसे हम यूनिट बोलते हैं, राइट। यूनिट यहाँ पर जो है वो समूह होता है चैप्टर्स का, अध्यायों का। क्लियर। एक यूनिट में काफ़ी सारे चैप्टर्स हो सकते हैं। हम लोग जो यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, इसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। यूनिट 1 का नाम है स्थिर विद्युत और चैप्टर 1 का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो करें शुरुआत। यूनिट और चैप्टर में फर्क समझ गए। एक यूनिट के अंदर काफ़ी सारे चैप्टर हो सकते हैं। क्लियर। अध्यायों के समूह को यूनिट कहते हैं। क्लियर। चैप्टरों के समूह को यूनिट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आपके नोट्सों में आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है, उसमें वो आपसे कह रहा है स्थिर विद्युत से आप क्या समझते हैं, समझाइए। क्लियर। स्थिर विद्युत से आप क्या समझते हैं? तो भैया मेरे को साफ पता चल रहा है स्थिर, पढ़ा है मैंने 10th 11th में, राइट। स्थिर का मतलब हाँ, रुका हुआ। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ बीच बीच में आपसे क्वेश्चन करूंगा, एक्टिविटी कराऊंगा, तो उस मोमेंट पे आपको उन क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करनी है। जो एक्टिविटी करवाऊं उन्हें करने की कोशिश करना है, तभी आप इस वीडियो को बेहतर समझ पाएंगे, राइट। और ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है जी। चलिए देखते हैं। स्थिर माने रुका हुआ, स्थिर माने रुका हुआ। विद्युत, विद्युत माने बिजली, बोलो भैया, है ना। विद्युत माने बिजली। जब भी हम विद्युत बोलते हैं एक करंट सा दौड़ जाता है, दौड़ जाता है नहीं दौड़ जाता। क्लियर। चलिए तो देखते हैं। स्थिर विद्युत, नाम से पता चल रहा है ऐसी विद्युत जो कि स्थिर है, जिसे बहने नहीं दिया जा रहा। यस और नो। वह विद्युत जिसे बहने न दिया जाए उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। क्लियर। वह विद्युत जिसे बहने न दिया जाए उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। क्लियर। भैया विद्युत, विद्युत माने हमारे दिमाग में एक ही बात आ रही है, करंट। करंट यानी आवेश बह रहा है। जब करंट हमारे शरीर से बहता है तो हमें ऐसा नहीं लगता कुछ हमारे शरीर से बह रहा है। और हमने पढ़ा है आवेशों के प्रवाह को ही हम लोग धारा कहते हैं।
क्लियर। करंट को आप लोग हिंदी में धारा बोलते हो और आवेशों के प्रवाह को ही धारा कहते हैं। ये आवेश हमारे शरीर से बह रहा है यानी धारा बह रही है, यस और नो, क्लियर है ना। तो अगर आवेश स्थिर अवस्था में हो, अगर विद्युत स्थिर अवस्था में हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थिर विद्युत। वह विद्युत जिसे बहने न दिया जाए उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। सीन क्लियर है, समझ में आ रही बात। अगली बात, अगला प्रश्न है आपके नोट्सों में घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत, घर्षण बचपन से पढ़ा है हमने। एक वस्तु को जब दूसरी वस्तु के साथ ऐसे रगड़ा जाता है तो इसे घर्षण बोलते हैं, है ना। और इस घर्षण की वजह से जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे हम लोग बोलते हैं घर्षण विद्युत। किसी ने पूछा घर्षण विद्युत से आप क्या समझते हैं, तो हम उसे बोलेंगे घर्षण के कारण जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे घर्षण विद्युत कहते हैं। या हम उसे ऐसे भी बोल सकते हैं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे घर्षण विद्युत कहते हैं। क्लियर। एक एग्जाम्पल बताता हूं, उससे आप समझने की कोशिश करें घर्षण विद्युत को। बचपन में याद करो जब आप नैने नैने थे, जब आप नैने नैने थे तो आप एक कंगा लेते थे और अपनी चांद पे घिसते थे। याद आ रहा है, आ गया, याद आ गया काफी लोगों को, है ना। उस कंगे को जब आप अपनी चांद पे घिसते थे और फिर आपने, ये कंगा है, ये मैंने कंगा बना दिया है यहाँ पे, राइट, ये कंगा बना दिया, ये कंगा है, ठीक है। और कंगे को आप अपनी चांद पे घिसते थे और फिर यहाँ पे अगर मैं छोटे छोटे कागज के टुकड़े रख दूं तो ये कंगा ये छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेता था, यस और नो। तो ये काय का उदाहरण है, ये घर्षण विद्युत का ही एक उदाहरण है। बात समझ में आ रही है, क्लियर। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे घर्षण विद्युत कहते हैं, या घर्षण के कारण जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे घर्षण विद्युत कहते हैं। सीन क्लियर है, ओके। अगला प्रश्न है हमारे सामने, विद्युत पूछ रहा है विद्युत क्या है। तो विद्युत क्या है वो हम अभी 2 मिनट बाद बताएंगे, पहले इधर देखें ये क्या है। आप तो ये बताओ ये क्या है। अच्छा कंगा, क्लियर। कंगा काय का बना है, प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, अच्छा पदार्थ है ना। प्लास्टिक क्या है, पदार्थ है। आपने बिल्कुल सही बोला, प्लास्टिक पदार्थ है, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिक का कंगा है ना, ये इन वस्तुओं को, इन कागज के टुकड़ों को, ये कागज के टुकड़े कंगे की तुलना में हल्की वस्तुएं हैं। क्या है ये, हल्की वस्तु। बोलो भैया कागज के टुकड़ा हल्के ही तो होंगे कंगा के वजन की तुलना में। बोलो भैया, बोलत का है नहीं। सीन क्लियर है। तो सुनो, किसी ने पूछा विद्युत क्या होता है, विद्युत क्या है। तो आप गौर से देखिएगा, ये पदार्थ, पदार्थ बोले तो कंगा, ये पदार्थ इन हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो सुनो, किसी ने पूछा विद्युत क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे कि लाला विद्युत वह ऊर्जा है, विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। सीन क्लियर, बात समझ गए, क्लियर। तो किसी ने पूछ लिया तो बता देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। मैं फिर से बोल रहा हूं, स्थिर विद्युत, किसी ने पूछा स्थिर विद्युत से आप क्या समझते हैं, तो हम उसे बोलेंगे वह विद्युत जिसे बहने न दिया जाए उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। कभी स्थिर विद्युत पैदा किया आज तक जिंदगी में, नहीं की है। बचपन में जब आप नैने नैने थे ना, सारे काम आपने तभी कर दिए थे। बस मुझे एहसास दिलाना है, आपको याद आ जाएगा। देखो अब याद करो बचपन का वो दिन जिस दिन आपने एक बढ़िया एक प्लास्टिक का चेयर लिया ऐसे, और ये प्लास्टिक का चेयर आपने यहाँ पर ऐसे लगा दिया ऐसे करके, ये चेयर, और फिर आपने किसी अपने बड़े भाई बहन को या छोटे भाई बहन को चुपचाप बुलाया, बोले आओ जी बैठिए जी। छोटा भाई बहन आके यहाँ पे आके चुपचाप बैठ गया, राइट, ये जमीन है। जैसे ही वो बैठा तो आपने उससे न्यो कही कि भैया ये पैर ऊपर कर ले। पैर ऊपर करवे को मतलब जनाने के पैर ऊपर और मुंह नीचे, ऐसा नहीं है। यानी मैं दोबारा फिगर बना रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। आपने अपने इस छोटे या बड़े भाई बहन को बोला कि पैर ऊपर कर ले, तो इसका मतलब आपने उसको ऐसे बैठने के लिए बोल दिया, समझ गए। यानी पैर उसने जमीन से ऊपर कर लिए, राइट। फिर आपको याद, हाँ काफी लोग हंस रहे हैं, याद आ गया उनको, क्लियर।
फिर आप क्या करते थे, एक छोटा सा कोई टावल वगैरह लेते थे, और वो टावल वगैरह, टावल तौलिया जिसको आप बोलते हो, उस तौलिए से आप लगातार इसको हिट करते थे, मारते थे इसको, राइट। और टॉवल से हिट करने के बाद 1-2 मिनट तक हिट करने के बाद फिर आप अपने किसी छोटे भाई बहन से कहते कि नेक जाए छूके देखियो। तो इस बंदे की उंगली और आपके छोटे भाई बहन की उंगली जब टच करते थे तो बढ़िया फर्स्ट क्लास चट की आवाज आती, करंट लग जातो कि नहीं लग जातो ना। तो ये एग्जाम्पल है स्थिर विद्युत का। आपका जब छोटा भाई बहन इस बंदे की उंगली को टच करता है तो उसको झटका लगता है, बाकायदा आवाज आती है, चट घर पे करके देखना, ठीक है ना। बात समझ में आ रही, करके देखना इसको, तब पता चलेगा। क्लियर। तो यहां पर हो क्या रहा था कि जब हम उसे मार रहे थे इसको बार बार टावल से, तो इसके शरीर के अंदर विद्युत पैदा हो रही थी, लेकिन वो विद्युत बह नहीं रही थी। वो विद्युत इसके शरीर के अंदर आके इकट्ठी हो गई, उसे बहने का रास्ता नहीं मिल रहा था, राइट। लेकिन जैसे ही आपने अपने किसी छोटे भाई बहन से कहा कि इसकी उंगली को टच कर, तो उसको झटका लगा। यानी जैसे ही आपने बोला टच कर, तो क्या हुआ, उस इंसान के शरीर के अंदर जो विद्युत थी वो बहकर इसके शरीर में आ गई। समझ में आ रही है बात। अब वो बहकर क्यों आई उसको समझें आप थोड़ा सा, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये स्थिर विद्युत का है। यहाँ पर विद्युत स्थिर अवस्था में थी इसके शरीर के अंदर, लेकिन बहने का मौका उसे तब मिला जब आपने इसे टच किया। आप लोग मुझे बता सकते हैं, यहाँ पर आपने प्लास्टिक की चेयर ही क्यों ली, प्लास्टिक की चेयर ही क्यों ली, लोहे की ले लेते भैया। अगर लोहे की चेयर ले लेते ना, तो यार तौलिया थे मार मार के अधमरो कर देते, तो जा में करंट पैदा नहीं हो तो। क्लियर। क्योंकि अगर लोहे की चेयर होती ना, तो लोहा है विद्युत का सुचालक, लोहे में से करंट बह जाता है। तो जब आप इसको टॉवल से मारते तो इसके अंदर जो भी विद्युत पैदा होती, वो विद्युत इसके शरीर से लोहे की कुर्सी में आ जाती और लोहे की कुर्सी से जमीन में चली जाती। आप बात समझ रहे हैं। तो इसके अंदर कभी करंट पैदा नहीं होता। इसीलिए हमने यहाँ पर प्लास्टिक की कुर्सी ली है, क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, वो अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित होने नहीं देता है, राइट। इसलिए हमने प्लास्टिक की कुर्सी ली है। समझ में आई। आप लोग मुझे बता सकते हो मैंने पैर ऊपर क्यों करवाए ऐसे, जमीन पे ही धरे रहने देते तो क्या दिक्कत आ जाती वहां में। हाँ समझ में आ रहा है। क्योंकि जब हमने इसे टावल से मारा, अगर इसके पैर जमीन पे होते तो इसके शरीर के अंदर जो भी विद्युत पैदा होती, तो वो उसके शरीर से बहते हुए पैरों में से होते हुए जमीन में चली जाती, इसमें करंट पैदा नहीं होता। अगर हमें इसमें करंट पैदा करना है तो हमें इसे पैर जमीन से ऊपर रखवाने हैं। क्लियर। जब हमने इसे पैर, इसके पैर जमीन से ऊपर करवा लिए, यानी हमने इस बंदे को जमीन से अलग कर दिया, जमीन से अलग कर दिया, जमीन से पृथक कर दिया इसको। क्लियर। प्लास्टिक की चेयर लेकर और पैर ऊपर करवाकर हमने इस बंदे का जमीन से संपर्क तोड़ दिया। समझ में आ रही है बात, सीन क्लियर है। तो ये नमूना था स्थिर विद्युत का। बात समझ में आई। 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। फिर से बोल रहा हूँ, स्थिर विद्युत वह विद्युत जिसे बहने न दिया जाए उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने से जो विद्युत उत्पन्न होती है उसे घर्षण विद्युत कहते हैं। विद्युत की परिभाषा, विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये तीनों परिभाषाएं क्लियर हो गई आपको। वीडियो को पॉज करो, अपने नोट्सों में तीनों परिभाषाओं को अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। उम्मीद करता हूं हो गया होगा सभी का। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम आगे की बात करते हैं। अब यार ये विद्युत हमने पढ़ा, ठीक है, विद्युत है, करंट है, बह रहा है। अब बह रहा है तो हमारे शरीर से जो बहता है, तो हमने ये भी पढ़ा है आवेशों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं, या आवेशों के प्रवाह को धारा कहते हैं कि नहीं कहते। तो वहाँ क्या बहता है, आवेश बहता है। और हमने पढ़ा है 9th-10th में। बताओ जरा आवेश कितने प्रकार का होता है, बताओ। हाँ सही बोला, 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋण आवेश, ये जानते हो। 9th-10th में आपने ये भी पढ़ रखा है कि मान के चलिए एक धनावेश है और दूसरा ऋण आवेश है, यानी विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। एक धन है और एक ऋण है, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। विपरीत प्रकृति के आवेशों को हम लोग विजातीय आवेश भी बोल सकते हैं। विजातीय मतलब अलग अलग जात के। तो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच कैसा बल लगता है आप बताओ, ऐहैं या ऐहैं। हाँ ऐहैं। इसको क्या बोलेंगे, आकर्षण या प्रतिकर्षण। हाँ ये आकर्षण बल है। आकर्षण बल में 2 चीजें एक दूसरे के पास आती हैं, और प्रतिकर्षण बल में 2 चीजें एक दूसरे के दूर जाती हैं, राइट। तो अगर 2 विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो इनके बीच सदैव आकर्षण बल लगता है, यानी दोनों चीजें एक दूसरे के पास आएंगी।
लेकिन अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के यानी सजातीय आवेश, सजातीय का मतलब एक ही जात के, एक जैसे, क्लियर। अगर दो समान प्रकृति के आवेश हैं तो इनके बीच सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है। ऐसे ही अगर मान के चलो धन होता, यहाँ भी धन होता, तो इनके बीच हमेशा कैसा बल लगता, प्रतिकर्षण बल लगता। आप बताओ, आप रोड से जा रहे हो, आपको टिक्की का ठेला दिख जाए तो आप उसकी तरफ आकर्षित होंगे या प्रतिकर्षित होंगे? हाँ, आकर्षित होंगे, यानी उस ठेले के पास जाएंगे। लेकिन नज़ारा कुछ ऐसा हो कि आप रोड से जा रहे हो, आपको मरा हुआ सूअर दिख जाए तो आप उसकी तरफ आकर्षित होंगे, राइट? सही बोल रहा हूँ ना? अच्छा, नहीं होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, ठीक है ना? प्रतिकर्षण का मतलब दो चीजों का एक दूसरे से दूर जाना, आकर्षण का मतलब पास आना, राइट? अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो उनके बीच सदैव आकर्षण बल लगता है, और यदि समान प्रकृति के आवेश हैं तो उनके बीच सदैव प्रतिकर्षण बल लगेगा। कहानी क्लियर है? समझ में आ रही है? हाँ, ये बात तो हमने 9th-10th में पढ़ ली थी, हमको समझ में आ भी गई थी, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा ये आवेश होते क्या है, ये धनावेश क्या है, ये ऋणावेश क्या है, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ता है, समझ ही नहीं आया हमको कभी आज तक। जानना चाहते हो? आओ जानो। धनावेश और ऋणावेश क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हमको 11th का कुछ पार्ट क्लियर होना चाहिए। मैं नहीं जानता आपको क्लियर है या नहीं, जिनको क्लियर है बहुत सुंदर बात है, जिन्हें क्लियर नहीं है तो मैं कुछ एक बातें बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको नोट्स में नहीं मिलेंगी क्योंकि कमियाँ हैं आपकी ये 11th की, राइट? तो जो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ और जिन चीज़ों को नोट करने के लिए बोलूँ उन्हें आप नोट कर लेना, पहले समझ लो, उसके बाद जब बोलूँ नोट करना तब नोट कर लेना, ठीक है? ये 11th की कमजोरियाँ हैं आपकी। ध्यान रखना क्लास हमारी कैसे चलेगी, नोट्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, PDF फॉलो करने हैं आपको, एक रजिस्टर जरूर मेंटेन करना है। जैसे मैं कोई भी सवाल कराऊँ तो सवाल का सॉल्यूशन उस रजिस्टर में नोट करना है आपको, और 11th की जो जो कमियां हैं वो भी आप कहीं ना कहीं नोट करोगे तो सवालों वाले रजिस्टर में ही पीछे की तरफ उन्हें नोट कर लेना। सीन क्लियर है सभी को? चलिए देखते हैं। तो हमें ये समझना है कि धनावेश और ऋणावेश होता क्या है। तो धनावेश और ऋणावेश क्या होता है वो तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, है ना? लेकिन यहाँ पर उसकी पूरी फिल्म बना देंगे, ये धनावेश और ऋणावेश क्या होता है, राइट? तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा परमाणु, परमाणु का आकार जानना होगा, परमाणु में क्या क्या होता है हमें ये जानना होगा। तो चलिए जानते हैं। किसी भी परमाणु को, किसी भी तत्व को जब आप लिखते हो, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सामान्यतः आप उसे ऐसे लिखते हो, राइट? जैसे मान के चलिए मुझे हीलियम लिखना है तो मैं हीलियम ऐसे ही तो लिखता हूँ, यस और नो? बोले भैया, समझ में आ रही है बात? अच्छा, अगर ये बात आपको पता है तो इसमें यहाँ जो जेड लिखा हुआ है, जेड, इस जेड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ सही बोला, परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता तो भाई पता होना चाहिए। जेड को हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है जी। ए जो है, ए को क्या बोलते हैं बताओ? हाँ, ए को क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल सही बोला, परमाणु भार। ए को क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु भार। बहुत सही बोला आपने। आगे देखते हैं, गौर से देखिएगा सब लोग, ठीक है? अगर ये बात आपको समझ में आती है तो अगली बात पे आता हूं। जैसे मैंने ये बनाया, अब हम इसका परमाणु बनाते हैं, हीलियम का ही परमाणु बनाते हैं। तो परमाणु कुछ इस प्रकार होता है, ये हो गया हमारा परमाणु। कोई मुझे बता सकता है परमाणु के अंदर क्या होता है? क्या होता है परमाणु के अंदर? हाँ सही कहा, नाभिक। परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक। क्लियर? आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, वैसे तो मैं चैप्टर नंबर 12 12th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 का नाम ही है परमाणु, वहाँ बहुत डिटेल में बात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु का जो आकार होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है, और नाभिक का जो आकार होता है वो 1 फर्मी से 10 फर्मी की कोटि का होता है। अब मैं यहाँ पर फर्मी वगैरह समझाने नहीं बैठूंगा, आप धैर्य रखें, सब समझ में आएगा आपको। फिलहाल याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आप तो केवल इतना समझो, ये परमाणु है और ये नाभिक है। क्लियर है? चलिए चलो बताओ अब जरा, अगर पढ़ा है तो नाभिक के अंदर कौन कौन रहता है? हाँ सही बोला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर? ये बात सभी को पता थी?
वेरी गुड। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं। ठीक है, अगली बात, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसका मतलब इसमें 2 प्रोटॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? अच्छा, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकले? तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देते हैं, यानी 4 में से 2 घटाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ऐसे ही लिख दूं 4 - 2, और 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी इसमें 2 न्यूट्रॉन है। समझ में आ रही बात? बस मैंने समझाने के लिए आपको 4 - 2 लिखा है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देते हैं। कहानी समझ में आ रही है? चलो तो ठीक है, ये तो मैंने हीलियम का बनाया। अब मैं एक सामान्य कोई सा भी एक जनरल एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये मैंने कोई ले लिया, इसका हम लोग परमाणु बना रहे हैं, इस तत्व का हम लोग परमाणु बना रहे हैं। तो ये हो गया परमाणु, ये हो गया नाभिक, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन। चलो बताओ कितने प्रोटॉन? इसके लिए बताओ कितने प्रोटॉन? तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने प्रोटॉन। परमाणु क्रमांक Z है, तो इसका मतलब Z प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन, यानी Z इलेक्ट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन? तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी A - Z न्यूट्रॉन। बात समझ में आ रही है सभी को? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो आओ जरा एक देखते हैं हम लोग। सपोज करिए मैंने यहाँ पर ये ऑक्सीजन लिख दिया, ठीक है, इसका परमाणु बनाते हैं। आप बनाना, आपको बनाना है, ठीक है, परमाणु बनाते हैं। तो ये मैंने परमाणु बना दिया, ये मैंने नाभिक बना दिया। नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही तो पढ़ा है हमने। चलो बताओ जरा कितने प्रोटॉन? हाँ हाँ, 8 प्रोटॉन, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? तो जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने? 17 - 8। परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस करते हैं, 17 - 8 कितना हो गया? 9। क्लियर? तो 9 न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से अगर मान के चलिए मैं कोई भी तत्व बना दूं तो आप तुरंत उसका परमाणु बना देंगे। परमाणु, नाभिक, कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? हाँ, समझ में आ गई? तो फटाक से जल्दी से आप ऐसा एक तत्व लिखें और ऐसे करके एक आकार बना लें, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके केवल इतना बना लें। समझ में आ गया ना? ये तो एग्जाम्पल हो गए, उदाहरण। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। फटाफट इसको बना लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। उम्मीद करता हूँ बन गया होगा सभी का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो फिर मैं अगली बात पे आता हूँ। अगली बात जो हमें समझनी है वो ध्यान से सुने। ये भी आप लोगों ने 9th 10th में 11th में पढ़ा है। पढ़ा है अच्छी बात है, पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो इधर देख लो ध्यान से, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ कण लिख रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग कणों की बात कर रहे हैं हम लोग। ये मैंने लिखा है यहाँ पर पॉजिट्रॉन। जैसे आप गलती से भी प्रोटॉन समझने की गलती ना करें। क्या है ये? पॉजिट्रॉन। ये भी एक कण होता है, राइट। बहुत सारे कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ पॉजिट्रॉन क्यों दिया है इसका कारण है अभी 10 मिनट बाद आपको पता चलेगा, ठीक है ना। पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मैंने अलग अलग कण लिए हैं यहाँ पर, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं इन पर आवेश कितना होता है। अब में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो पता होना चाहिए, घोंट के पी जाना इन सारे आवेशों को, ठीक है ना। पॉजिट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10 - 19 कूलाम। जैसे द्रव्यमान किलोग्राम में नापा जाता है, लंबाई मीटर में नापी जाती है, ठीक उसी प्रकार आवेश को कूलाम में नापा जाता है। इलेक्ट्रॉन पे भी आवेश इतना ही होता है 1.6 × 10 - 19 कूलाम, ठीक है जी। प्रोटॉन पे भी आवेश इतना ही होता है 1.6 × 10 - 19 कूलाम। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल। न्यूट्रल माने उदासीन। न्यूट्रॉन हमेशा उदासीन होता है। उस पर कोई पूछे आवेश कितना होगा तो बोलना 0 आवेश होगा, यानी उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? आप गौर से देखिए, तीनों पे आवेश बराबर हैं, बस फर्क इस बात का है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव होता है।
सीन क्लियर है? तीनों पे आवेश बराबर है, आवेशों की प्रकृति अलग अलग है, बस क्लियर। अगली बात करते हैं यहाँ पर हम लोग द्रव्यमान की, काहे की? द्रव्यमान की। ठीक है जी, द्रव्यमान देखते हैं। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। क्लियर? प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। ये टेबल आप लोग बना लें अच्छे से, है ना, और इसके सारे वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना? क्लियर? पहले समझ लो अभी पूरी, है ना? तो ये वैल्यूज हमें कंठस्थ बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ एक खास बातें आप देखें, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये भी चीज़ें आप लोगों को लिखनी है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, सफिक्स में P लगा दिया, यानी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्रोटॉन के आवेश की। प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश के, बोलो भैया। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश को हम लोग कई बार लेटर स्मॉल ई से भी प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? एक दो दिन बाद आपके सामने आएगा स्मॉल ई क्या होता है, इसको हम लोग मूल आवेश भी बोलते हैं, आ जाएगा एक दो दिन बाद, ठीक है ना, डोंट वरी। तो प्रोटॉन पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप देखिए, प्रोटॉन पे आवेश चार्ज यानी आवेश, प्रोटॉन पे आवेश और इलेक्ट्रॉन पे आवेश, दोनों पे बिल्कुल बराबर है, बस चिन्हों का फर्क है। आवेशों की प्रकृति विपरीत है, संख्यात्मक मान तो दोनों के ही बराबर है, इसलिए मैंने लिखा है प्रोटॉन का आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसे अक्षर ई से भी प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? दूसरी बात आप ये देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान ये है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये है। इन दोनों द्रव्यमानों को जरा नजर मारो, कैसे हैं? हाँ, दोनों बराबर है, 1.67 गुणा 10⁻⁻27 गुणा 10⁻⁻27। अगर फर्क पड़ भी रहा है तो इस 2 और 5 से पड़ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन वैसे तो लगभग बराबर है ना? यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर है न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के। बोलो भैया, ये सारी चीजें आपको काम आएंगी, ध्यान रखना है ना। प्रोटॉन का द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं, मास। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर है न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के। ये आप ऐसे समझें, दो बच्चे हैं, जुड़वा हैं, मैं तुमसे पूछूं, दो भाई जुड़वा हैं, एक की उम्र अगर 12 साल है तो दूसरे की, सही बोला तुमने, 12 साल। ये जुड़वा है तो दोनों की उम्र एक ही होगी, बोलो भैया। लेकिन फिर मैंने एक दिन उसमें से एक बच्चे से पूछा, कह रहे तुम में से बड़ों को है? तो एक बच्चे ने जवाब दिया, मैं जाते 2 सेकंड बड़ा हूं, है ना, मैं इससे 2 सेकंड बड़ा हूं। तो अपन हंस के रह जाते हैं, क्योंकि हम लोगों के नजरिए से तो दोनों की उम्र बराबर है, लेकिन फिर भी जब बात बड़े छोटे की आती है तो वो कहता है कि भैया मैं इससे 2 सेकंड बड़ा हूं। ऐसा होता है कि नहीं होता? सेम प्रोसेस यहाँ पर है। सामान्य रूप से देखा जाए तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर ही है भैया, क्योंकि ये जो फर्क है, इतना फर्क कोई मायने नहीं रखता, राइट? यानी इसीलिए लिखा गया है प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर है न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के। क्लियर? लेकिन अगर बात बड़े और छोटे की ही आ जाए, जैसे उसने कहा कि मैं यहाँ पे 2 सेकंड बड़ा हूं, अगर बात बड़े और छोटे की आ जाए, को ने यही पूछ रखी है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में किसका ज्यादा होता है, तो फिर किसका ज्यादा होता है? हाँ, न्यूट्रॉन का, क्योंकि यहाँ पे 1.675 है और यहाँ 1.672 है, तो 5 बड़ा हुआ ना, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से ज्यादा होता है। पर सामान्यतः हम लोग क्या बोलते हैं, 2 उनके हाँ बराबर होते हैं। क्लियर? लेकिन बात अगर बड़े छोटे की आ जाए तो किसका द्रव्यमान ज्यादा? हाँ, न्यूट्रॉन का ज्यादा। समझ में आ गई बात? जो बोला पल्ले बड़ा। टेबल को बिल्कुल घोंट के पी जाना, वीडियो को पॉज करो और फटाफट ये चीज़ें नोट डाउन कर लो। ये सब 11th की कमियां हैं आपकी, राइट? ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए थी। वीडियो को पॉज करो और फटाफट नोट डाउन कर लो सारी चीज़ों को। हो गया सभी का नोट? तो उम्मीद करता हूँ सबने नोट कर लिया। अब ध्यान से देखना इधर, ठीक है? बहुत ध्यान से। मुझे एक बात बताओ,
प्रोटॉन पे आवेश ये है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश ये है, जितना मान ये है उतना ही मान ये है, बस एक धन का है एक ऋण का है, दोनों को जोड़ूंगा तो कट जाएंगे, कुल आवेश कितना हो गया? 0। यानी एक प्रोटॉन का आवेश और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कहने का तात्पर्य प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलेंगे तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? हाँ 0। क्यों 0 समझ में आया? क्योंकि एक पे धन है एक पे ऋण है और दो बराबर है तो कुल आवेश 0 हो गया। दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? अच्छा तो भी 0, समझ गया ना? 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन मिले तो 0, 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन मिले तो भी 0। अच्छा तो फिर एक बात बताओ, जे तुम इतना पढ़ रहे हो, तुमने अभियाल ये हीलियम है, हीलियम का परमाणु बनाया था, तो इसमें ये चीजें हैं, न्यूट्रॉन तो अपने आप में ही उदासीन होता है। अब जहाँ में 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है तो जाको मतलब ये जहाँ पे कुल आवेश कितने गए गो? 0 है गो, क्योंकि प्रोटॉन पे धन इलेक्ट्रॉन पे ऋण, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे धन है तो 2 धन है गए, 2 इलेक्ट्रॉन पे ऋण होता है तो 2 ऋण, 2 धन थे 2 ऋण, खत्म। बोला भैया क्लियर है? तो ये कैसा हुआ? कुल आवेश इस पे कितना हुआ? 0। यानी कैसा हुआ? उदासीन। कोई भी परमाणु जो होता है वो सदैव विद्युत उदासीन होता है। परमाणु सदैव विद्युत उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है? बात समझ में आई? क्योंकि भैया परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। न्यूट्रॉन पे अभी आपने टेबल में देखा था उदासीन होता है न्यूट्रॉन, इस पे तो कोई आवेश होता नहीं है। अब 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव मिलके आपस में ये भी 0 कर लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं परमाणु सदैव विद्युत उदासीन होता है। अपने 11th की कमियों वाले पार्ट में लिख लेना, परमाणु सदैव विद्युत उदासीन होता है। क्या लिखेंगे? परमाणु सदैव विद्युत उदासीन होता है। लिख लिया सभी ने? परमाणु सदैव विद्युत उदासीन होता है। अब दूसरी बात, किसने पूछा नाभिक पे सदैव कौन सा आवेश होता है? नाभिक पर सदैव कौन सा आवेश होता है? बताओ भाई, कौन सा आवेश आएगा नाभिक पे? धन, ऋण या 0? चलिए देखते हैं। कुछ लोग जवाब सही दे रहे हैं, धनावेश, राइट। नाभिक पर हमेशा धनावेश होता है। क्यों होता है? सुनो, नाभिक मतलब पूरे की बात कर रहा हूं या अंदर की? केवल अंदर वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। अंदर वाले पार्ट में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता नहीं है, वो तो उदासीन होता है। अब बचे कौन? प्रोटॉन। तो नाभिक में प्रोटॉन ही तो है और प्रोटॉनों पर धनावेश होता है, तो इसका मतलब नाभिक पर हमेशा कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है। लिख लेना, नाभिक पर हमेशा धनावेश होता है और परमाणु सदैव विद्युत उदासीन होता है। बात समझ में आ गई सभी को? किसी को कोई दिक्कत? परमाणु सदैव विद्युत उदासीन होता है और नाभिक पर सदैव धनावेश होता है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब मैं आता हूं काम की बात पर। ठीक है, मुद्दा हमारा अभी भी वही है, समझना हमको क्या है, ये धनावेश ऋणावेश होते क्या है। क्लियर? तो वही समझते हैं। अब मैंने आपको इतना परमाणु का पूरी कथा समझा दी, तो जरा बताओ, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हीलियम। ठीक है, हीलियम का परमाणु बनाते हैं, तो भैया हीलियम का ये बना दिया परमाणु और ये बना दिया नाभिक। एक और ले लेते हैं, ये मैंने ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन का भी परमाणु बनाते हैं, तो ये मैंने बना दिया परमाणु और ये मैंने बना दिया नाभिक। चलो बताओ फटाफट जल्दी जल्दी, नाभिक में कौन कौन रहते हैं? हाँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। यहाँ भी नाभिक है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन। नाभिक के बाहर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन। ऐसे यहाँ पर बना दूं इलेक्ट्रॉन। चलो बताओ कितने प्रोटॉन? तो जितना परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन, यानी 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने ही प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। ऐसे यहाँ पे परमाणु क्रमांक 8 है तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। चलो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 4 - 2 तो 2 न्यूट्रॉन, 17 - 8 9 न्यूट्रॉन। इतनी बात समझ में आ गई? यही तो सब पढ़ा अपन ने अभी। तो आप सुनिए, धनावेश और ऋणावेश क्या होता है। धनावेश और ऋणावेश तो गई भाड़ में। पहले मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, अभी टेबल बनवाई थी, दोनों पे आवेश बराबर होते हैं और विपरीत प्रकृति के होते हैं, तो कुल आवेश कितना हो गया? 0। सही बोल रहा हूं ना? जितना आवेश प्रोटॉन पे उतना ही इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन पे प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम। तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो कुल 0 हो जाएगा।
2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो भी जीरो। 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो कैसा आवेश आएगा, धन ऋण या जीरो? हाँ जीरो। 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो क्या आएगा, धन ऋण या जीरो? हाँ जीरो। 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन का मतलब 2 पॉजिटिव और 3 इलेक्ट्रॉन है तो कैसा आएगा? आप ऐसे समझो, +2 -3, सामान्य जोड़ घटाने तो आते हैं। +2 -3 कितना होता है? हाँ -1, राइट। अगर मैंने बोला +3 -2 तो 1 प्लस का, समझ में आ रहा है ना? किसी ने बोला 9 - 2 क्या आएगा, 7। 2 - 9 -7। सही बोल रहा हूं? समझ में आती है बात आपको? अच्छी बात है। मेरी बात ध्यान से सुनना सभी लोग। 2 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को जोड़ा जाए तो आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? 2 प्रोटॉन बोले तो 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन बोले तो 3 नेगेटिव। आंसर कैसा आएगा? हाँ नेगेटिव। क्लियर? 4 प्रोटॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, अब पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव। 4 प्रोटॉन यानी 4 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 नेगेटिव। 4 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव। समझ में आई बात? चलो इधर देखते हैं, इधर देखो ध्यान से। मुद्दे की बात यह है, हमें समझना है धनावेश ऋणावेश क्या होता है, तो उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ध्यान देना सब लोग। हमने घर्षण विद्युत पढ़ा, 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उससे विद्युत उत्पन्न होती है, जिसे घर्षण विद्युत कहते हैं, राइट। तो आप समझिएगा, मैंने यहाँ पर एक हीलियम का परमाणु ले लिया, एक ऑक्सीजन का परमाणु ले लिया, मैंने इनको ऐसे घिसा। जब हम घिसते हैं ना ऐसे, तो यहाँ कुछ होता है, जो होता तो है पर हमें नजर नहीं आता। यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या होता है, किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे पदार्थ की तरफ चले जाते हैं। क्लियर? किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे पदार्थ की तरफ चले जाते हैं। मैंने मान लिया एक इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ से निकलकर इसमें चला गया। अब आप बताओ, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यानी एक नेगेटिव बचा, और 2 प्रोटॉन इसमें पहले से थे यानी 2 पॉजिटिव थे। तो एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव खत्म, बचा क्या? पॉजिटिव। यानी इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धन आवेश आ जाएगा। नहीं एक बात समझ? क्लियर है? अब इधर आओ। अब अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने से पहले जहाँ में 8 पॉजिटिव थे और 8 नेगेटिव थे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन और पहुंच गो तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 नेगेटिव हो गए, 8 पॉजिटिव हो गए। तो आंसर कैसा आएगा? हाँ नेगेटिव। समझ गए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन संख्या में ज्यादा हो गए ना, तो ऋण आवेश का बाहुल्य हो गया। बोलो भैया, यस और नो? बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर? कोई दिक्कत? अगर मान यहां पर ये बात समझ में आ रही है आपको कि इस पे धनावेश और इस पे ऋणावेश क्यों आया? मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर क्या था, जब मैंने इन दोनों को घर्षण किया तो घर्षण वाली प्रोसेस में यहां होता क्या है, एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे पदार्थ की तरफ जाते हैं। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकले, आप ये देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहां चला गया तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन यानी एक नेगेटिव, और 2 पॉजिटिव है, 2 प्रोटॉन। तो परिणामी इसका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव ही तो आएगा। तो इसलिए धनावेश आ गया इस पे। बात समझ में आ रही है? और ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया तो इस पे पहले 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन थे। 8 प्रोटॉन यानी 8 पॉजिटिव, 8 इलेक्ट्रॉन यानी 8 नेगेटिव। 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये आ गया तो माइनस के 9 नेगेटिव हो गए और प्लस के 8 पॉजिटिव, तो ये ऋणावेश आ गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो किसी भी पदार्थ पर धनावेश और ऋणावेश काय की वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इस वजह से वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। शुद्ध देसी में समझा दूं आपको, ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि किसी भी वस्तु पर धनावेश और ऋणावेश आते क्यों हैं। बाकी का आप तो देसी में समझें। बारात है, देखते हो बारातों में लोग पैसे लुटाते हैं। जो पैसा लुटा रहा है वो धनवान, धनवान है तभी तो लुटा रहा है, धनवान, धन। क्लियर? और जो लूट रहा है बेकारी है, वो ऋणवान यानी नेगेटिव। आप ऐसे समझें, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी ऐसा ना लग रहा हो कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लुटाए रही है यानी धनवान है, इसलिए इस पर धनावेश, और जो लूट रही है उस पर ऋणावेश। बात समझ में आ रही है? फिर से सुन लो,
जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर जाते हैं। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर हमेशा धनावेश आता है, और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर हमेशा ऋणावेश आता है। क्लियर? अगर किसी वस्तु पर धनावेश है तो क्यों होगा वो धनावेश? बातें कछु इलेक्ट्रॉन निकले होंगे ता वजह ते होगा, या बापे कछु इलेक्ट्रॉन आए होंगे ता वजह ते होगा? हाँ, कछु निकले होंगे ता वजह ते होगा। समझ में आ रही है बात? अगर किसी वस्तु पर धनावेश है तो इसका मतलब वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं चले गए हैं, और अगर किसी वस्तु पर ऋण आवेश है तो इसका मतलब यह है कि उस पर बाहर से कहीं इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। नहीं है बात, किसी अन्य जगह से उस पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अगर किसी वस्तु पर धनावेश होता है तो इसका मतलब भाई मत इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इलेक्ट्रॉन की कमी है गई या अधिकता है गई? कमी है गई। किसी वस्तु पर अगर धनावेश आता है तो वो धनावेश सदैव इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। किसी भी वस्तु पर धनावेश सदैव इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है, क्योंकि वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। और यदि किसी वस्तु पर ऋण आवेश है तो इसका मतलब ये है कि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक हो गए हैं। इस पर ऋण आवेश आ गया तो ऋण आवेश आ गया, इसका मतलब क्या है? इस पर पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बाहर से और एक्स्ट्रा आ गया है। समझ में आ रही है बात? फिर से बोल रहा हूं, किसी भी वस्तु पर अगर धनावेश है तो वो सदैव इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। कमी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और अगर किसी वस्तु पर ऋण आवेश है तो वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि वहां पर किसी अन्य जगह से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। सीन क्लियर है? धनावेश सदैव इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है और ऋण आवेश सदैव इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे आप लोगों से, लेकिन कम से कम इतना जरूर करिएगा। 3 परिभाषाएं आपकी आज क्लियर हो चुकी हैं, जिसमें से एक नोट्सों में आप देखेंगे। सबसे पहला स्थिर विद्युत की परिभाषा अच्छे से याद कर लीजिएगा, दूसरा घर्षण विद्युत की परिभाषा, क्लियर, और तीसरा विद्युत की परिभाषा। ये तीनों परिभाषाएं अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी का जो भी चीज़ें मैंने आपको लिखवाई थी, आज एक टेबल बनवाई थी, वो अच्छे से याद होनी चाहिए। परमाणु संरचना बताई थी, परमाणु, नाभिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये पूरी फिजिक्स में जगह जगह बार बार लगेंगे, राइट? क्लियर? केवल इतना ही अपने नोट्सों में पढ़ना, बाकी का कल हम प्रॉपर वे में अगले वीडियो में बताएंगे धनावेश और ऋण आवेश की परिभाषा क्या होती है। अब आप उसे समझने लायक हो गए हैं, अभी पढ़ेंगे समझ नहीं आएगा, अगले वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल इतनी बात अपने दिमाग में, यहाँ तो ये तो समझ में आ गया ना किसी वस्तु पर धनावेश और ऋणावेश आ क्यों रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि धनावेश सदैव इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है और ऋणावेश सदैव इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। सीन क्लियर है? तो इतना अच्छे से पढ़ना। अभी आपकी केवल 12th क्लास के हिसाब से देखा जाए तो 3 डेफिनेशन क्लियर हुई हैं, ध्यान रखना है ना, अच्छे से पढ़ना, ध्यान रखना। स्टार्टिंग में चूंकि बुनियाद आप लोगों की वीक है, इसलिए मैं 11th के कॉन्सेप्ट को भी धीरे धीरे आपको फैमिलियर कर रहा हूँ, जिससे आप बेहतर कर पाए। क्लियर? ये परमाणु वाला जो भी पार्ट मैंने पढ़ाया था ये पूरा 11th का पार्ट है, लेकिन 12th में जगह जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसके बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे, राइट? तो इसको अच्छे से पढ़िएगा सब लोग। क्लियर? ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।